सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, एंड इस चैप्टर के हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द फर्स्ट टॉपिक वाज द लीनियर मोमेंटम, एंड देन वी स्टडीड द मोमेंटम एंड द न्यूटन्स सेकंड लॉ, एंड फाइनली पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अबाउट इम्पल्स। तो ये 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे which is the conservation of linear momentum, but उससे पहले हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे on impulse and then we'll start with the next topic. So बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 2 इमेज दिख रही होंगे, एक तरफ बारिश हो रही है सिंपल, और दूसरी तरफ हेल मतलब ओले पड़ रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताना है कि किस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए। गिवन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट कि जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जितने ड्रॉप्स इस केस में गिर रही हैं और इस केस में जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिर रही हैं अम्ब्रेला पे पर यूनिट टाइम, वो सेम है, और जितनी स्पीड से बारिश यहाँ पे हो रही है उतनी ही स्पीड से बारिश यहाँ पे हो रही है। स्पीड, मास, ये सब कुछ सेम है। तब हमें बताना है कि किस केस में आपको ज़्यादा जोर से या ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब यू रिक्वायर्ड मोर फोर्स टू होल्ड द अम्ब्रेला। तो ये है क्वेश्चन। तो देखो, आप लोग शायद ये सोचो कि यार क्योंकि मास सेम है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितनी गिर रही हैं वो भी सेम है, तो शायद जितनी आपको फोर्स लगानी पड़े वो भी सेम होगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिकली भी अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता है कि जब ओले गिर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी होती है अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए। अब अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज व्हाट, द एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम डेल्टा टी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, एवरेज फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी। जिस केस में मोमेंटम ज़्यादा होगा उस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। डेल्टा टी टाइम जो है वो सेम ही हमें ले रखे चल रहे हैं दोनों ही केस में। तो अब मोमेंटम किस केस में ज़्यादा होगा? तो देखो, मोमेंटम होता है द फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। अब अगर मैं रेन की बात करूं तो जो ये जब बारिश अम्ब्रेला के ऊपर गिरेगी तो गिरने के बाद इस पर स्टिक कर जाएगी एंड देन इट विल फॉल ऑफ लाइक दिस। बट इस केस में जब ओले गिरेंगे अम्ब्रेला के ऊपर तो वो स्टिक नहीं करेंगे, वो इस पे गिरने के बाद वापस डिफ्लेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ एंड देन इट विल गो बैक ऑन द ग्राउंड। करेक्ट? तो चेंज इन मोमेंटम इस केस में ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्पीड तो एकदम से 0 हो गई, बट यहाँ पे 0 नहीं हुई, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो गई। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा होगा और जो फोर्स आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी अम्ब्रेला के ऊपर वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर, एंड देन विल स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्सन जो है ये रन कर रही है, एंड जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है इट कैन मेजर्स द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सनस फुट बाय द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है पर्सन के फुट पे, वो ये प्लेटफॉर्म मेजर कर पा रहा है, और एक ग्राफ हमें दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इस सेकंड पे बात करूं 0.1 सेकंड पे, इस वक्त जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ये -20 हो जाती है। अगर मैं 0.5 सेकंड पे बात करूं तब जो इसकी वैल्यू है ये अराउंड 100 न्यूटन हो जाती है। तो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो पर्सन का जो मास है वो 71 kg हमें लेके चलना है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड द इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट 0 सेकेंड्स टू 0.3 सेकेंड्स, मतलब मैं टाइम ले देता हूँ डेल्टा टी। अगर मैं लेके चलूँ 0 सेकेंड से लेकर 0.3 सेकेंड्स तक, तो तब जो इम्पल्स डिलीवर कर रहा है प्लेटफॉर्म ऑन द पर्सनस फुट वो है -2.7 kg मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स अगर आपने ना पढ़ा हो तो मैंने लास्ट ही वीडियो में ये इम्पल्स, ये कुछ मोमेंटम अच्छा मैं डिटेल से समझाया था। तो पहले अगर आपने इम्पल्स नहीं पढ़ा है, डेफिनेशन नहीं पता है या
कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसके ऊपर, तो आप पहले वो देख लो वीडियो एंड देन यू कैन कम इट हियर। इम्पल्स कितना डिलीवर कर रहा है फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ये अपना सरफेस वो इतना इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है। इम्पल्स इज बेसिकली व्हाट, द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। बेसिकली ये जो एरिया होगा, ये एरिया ये वैल्यू हमें दे रखी है -2.7 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड केस, मतलब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 0.3 सेकेंड से लेकर 0.8 सेकेंड तक इसमें जो इम्पल्स डिलीवर कर रहा है प्लेटफॉर्म ऑन द पर्सनस फुट, दिस इज I2, वो वैल्यू हमें दे रखी है इन द क्वेश्चन टू बी 26.2 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे कि नेगेटिव क्यों और ये पॉजिटिव क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो आप एरिया देख सकते हो, एरिया इज नेगेटिव तो इम्पल्स नेगेटिव। नेक्स्ट कि देखो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि जो फुट है इट इज कमिंग टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, इसलिए इम्पल्स नेगेटिव है। सेकंड केस में इम्पल्स जो है पॉजिटिव है क्योंकि इसकी स्पीड अब इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब इम्पल्स इज बेसिकली व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ हमें दे रखी है और हमारी इच्छा ये है कि फॉर द टाइम पीरियड बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 0.8 हम ये बताएं कि एवरेज हॉरिजॉन्टल फोर्स एग्जर्टेड ऑन द जॉगर पे जो एवरेज हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है वो कितनी है, ये हमें बताना है। ये ए पार्ट ने हमें ये बताना है, बी पार्ट हो रहा है, तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इम्पल्स, अगर मैं नेट इम्पल्स देखूं तो टोटल इम्पल्स वो कितना हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन, तो जो नेट इम्पल्स होगा वो हो जाएगा 26.2 प्लस नेगेटिव ऑफ 2.7, तो ये हो जाएगा हमारे पास अप्रॉक्स 23.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास नेट इम्पल्स आ गया। एंड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एवरेज फोर्स होती है ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इम्पल्स, द नेट इम्पल्स डिवाइड विद डेल्टा टी। सो नेट इम्पल्स कितना है 23.5 एंड टाइम हमें कितना लेके चलना है, 0 से लेके 8.8 सेकेंड, तो डेल्टा टी हो जाएगा 0.8 सेकेंड एंड विच इज इक्वल्स टू 29 न्यूटन। सो ऑन एन एवरेज जो अपने पास जो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये कितने फोर्स इस पे लगा रहा है, इतनी लगा रहा है 29 न्यूटन। अच्छा, बी पार्ट में कह रहे हैं कि आपको ये भी बताना है कि जो चेंज इन स्पीड हुई वो कितना हुआ। सो चेंज इन स्पीड इज व्हाट, द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय द मास। बोलो यार। And change in momentum is what, the impulse, the net impulse divided by mass. So net impulse we have 23.5 kg meter per second and mass हमें दे रखा है 71 kg which is equals to 0.33 meter per second. So ये हो जाएगा change in speed and this is the average force exerted on the foot of the person by the floor. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि when you are running on the horizontal surface, the horizontal surface delivers some positive impulse to you so that your speed is increased and delta v कितना increase हुआ है 0.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टली आप दौड़ रहे हो, बट इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, जैसे आपने बैट्स देखे होंगे, ये बैट जो है ये ग्राउंड से वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस केस में ये इसको इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो होता क्या है, ये बैट अपने लेग्स से पहले सरफेस को पुश करता है एंड देन जो सरफेस है इट पुश इट बैक ऑन टू द दिस बैट एंड ही लिफ्ट्स ऑफ। तो ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको इम्पल्स, द कनेक्शन बिटवीन द इम्पल्स एंड द मोमेंटम एंड द एवरेज फोर्स, ये सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छे से इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, that is the conservation of linear momentum. So this topic, conservation of linear momentum, is perhaps the most important aspect of the linear momentum. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एनर्जी रोल प्ले करती है ना फिजिक्स में, वैसे ही
मोमेंटम कंजर्वेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। तो चलिए इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that from the Newton's second law of motion कि जो net forces acting on an object it is equals to the rate of change of momentum. So the net force acting on an object is equals to the rate of change of momentum. अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि the change in momentum is equals to the net force F sigma F times delta T. करेक्ट। अब क्लियरली अगर ये नेट फोर्स अगर जीरो है, सिग्मा एफ अगर ये जीरो है, if this value is zero, then we can say that the change in momentum will be equals to zero. So if this term is zero, this term is zero, that means the change in momentum for the system, this will be equals to zero. Or we can say that the final momentum minus the initial momentum, this will be equals to zero. Or from here we can say that the final momentum is equals to the initial momentum. And this is what we call the conservation of linear momentum. कंजर्व का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, सेम, इक्वल। तो यहाँ पे जो है अपने पास मोमेंटम इक्वल आ गया है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कंजर्वेशन। अब ये चीज तभी वैलिड है, ये चीज लोग भूल जाते हैं कि दिस इज वैलिड only when the net forces on the system is equals to zero. अब नेट फोर्स मतलब क्या? नेट फोर्स में दो चीजें आती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेट इंटरनल प्लस नेट एक्सटर्नल ये दोनों इक्वल टू जीरो होंगे तभी ये चीज वैलिड है। इस चीज को मैं इस पॉइंट को मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड इस पॉइंट को समझने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नेट फोर्सेस होती हैं, कई बार क्या होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट मतलब ज़ीरो है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस ज़ीरो नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, बट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं अगर लूँ तो सपोज इज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, डेल्टा पी ये मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ, बट वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्सेस ज़ीरो नहीं है, इसलिए मोमेंटम भी कंजर्व्ड नहीं है। ये चीज़ समझने की बात है। अब मैं इस पॉइंट को मोर अच्छी तरीके से समझाता हूँ, जो मैं ये नेट फोर्सेस की बात कर रहा हूँ बार बार। सो हम बार बार बोल रहे हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट इज बेसिकली द नेट फोर्स? नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो सिस्टम पे लग रही है। अब अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लेके चलूँ, इन दोनों नावों को सिस्टम लेके चलूँ, ये पूरा हमारे पास सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम किसको लेके चल रहे हैं, तब आप नेट फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सिस्टम। ओके, तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लेके चलूँ तो जो नेट फोर्स इज व्हाट? द टोटल फोर्स, it is the sum of the net external force on the system plus the net internal force on the system. Sum of internal plus external, इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। अच्छा, तो सपोज कि यहाँ पे दो नाव आपको दिख रही हैं, तो पहले नाव से जो ये पर्सन बैठा हुआ है, he exerts a force on the second canoe. Canoe is what? नाव। अंग्रेजी में नाव को कनॉय बोल रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो ये सेकंड कैनॉय है, इट विल एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द पर्सन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड, बट द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये सिस्टम लिया हुआ है, तो जो ये फोर्सेज होंगी, ये कौन से फोर्सेज होंगी, इंटरनल या एक्सटर्नल? दीज फोर्सेज विल बी द इंटरनल फोर्सेज। अब देखो, हमें पता है कि अगर मैं सम देखो इंटरनल फोर्सेज का यहाँ पे, तो F1 प्लस F2 होगा, एंड हमें ये पता है कि F1 F2 इक्वल है, बस मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि F1 प्लस माइनस ऑफ F1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, करेक्ट। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब इस सिस्टम में हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये तो जीरो हो गई हैं,
बट अभी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की अपनी बात नहीं करी, अब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करता हूँ। तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होंगी? पहली तो वो फोर्स जो कि ग्रेविटी फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रही होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड सेकंड जो वाटर इन नावों के ऊपर लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या कोई चेंज इन स्पीड नहीं है फॉर बोथ द कनॉय, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी इस केस में वो भी जीरो हो रही है। तब मैं ये लिख सकता हूं कि जो नेट फोर्सेस हैं फॉर द सिस्टम दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। और अब मैं कह सकता हूं कि जो मोमेंटम है for the system, the net momentum for the system is equals to zero, or we can say that the momentum is conserved। तब हम ये बात लिख सकते हैं जब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो तो हमेशा जीरो ही होंगी, क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, इसलिए जो नेट फोर्सेस है इंटरनल फोर्सेस वो तो हमेशा जीरो हैं। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो जाती तब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात भी की थी फॉर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो जीरो नहीं है, तो हम ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे, ये वाली चीज़ पी एफ इक्वल्स टू पी आई, द फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम फॉर द बॉल, ये चीज़ हम नहीं लिख पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो फाइनली मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो द नेट चेंज इन मोमेंटम है दिस इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू द नेट फोर्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी, एंड नेट फोर्स इज द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एंड क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा जीरो ही होती हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि द नेट चेंज इन मोमेंटम होगा दिस विल बी इक्वल्स टू the net external forces multiplied with delta t। करेक्ट। अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस भी जीरो हो जाती हैं तब मैं लिख सकता हूं कि जो फाइनल मोमेंटम होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम। अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं इसको सिस्टम ना लूं, अगर मैं सिस्टम इसको लूं केवल इस वाले पोर्शन को, केवल पहली नाव इस सेकंड नाव को मैं सेकंड कनॉय को मैं सिस्टम ले रहा हूं, तो देखो इस केस में जो हमारे पास जो ये F2 फोर्स होगी, ये जो फोर्स जो इसके ऊपर लगा रहा है ये पर्सन यहाँ पे तो लगा रहा है, ये वाली फोर्स इट विल एक्ट एज एन एक्सटर्नल फोर्स, इट विल नॉट द इंटरनल फोर्स दिस टाइम। एंड अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है फॉर द सिस्टम, क्योंकि अब मैंने ये सिस्टम ये कंसिडर किया है, इस पूरे को सिस्टम कंसिडर नहीं किया है। तो आप क्या सिस्टम कंसिडर कर रहे हो इस पे बहुत इंपॉर्टेंस हमें देना पड़ेगा। तो आई होप आई एम क्लियर। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लेता हूँ एंड देन आई विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एस्ट्रोनॉट है एंड ये सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो ये यहाँ पे चेक करने गई कि क्या इश्यू हो रहा है। तो आफ्टर चेकिंग हुआ क्या कि जो एस्ट्रोनॉट है ही push on the satellite in this direction। तो according to the Newton's third law of motion satellite भी इसको opposite direction में push करेगी with the same magnitude but the direction will be opposite। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है। आप pause the video and try to think। तो आपको ये कहना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। तो आप पहले ये बताइए आप जो कंजर्व्ड आप पूछ रहे हैं सिस्टम, आप सिस्टम किसको लेके चल रहे हैं। जब आप सिस्टम डिफाइन करोगे तब आप मैं बता सकता हूँ कि मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है। अब अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लेके चलूँ, इन दोनों को मिला के इस पूरे को मैं सिस्टम लेके चलूँ, तो इस केस में जो ये वाली फोर्सेज हैं ये कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं जो कि आपस में बैलेंस्ड हैं, करेक्ट। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस भी यहाँ पे बैलेंस्ड है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है ऑन द सिस्टम दिस इज इक्वल्स टू जीरो। एंड क्योंकि ये जीरो है तब मैं बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन मोमेंटम है फॉर द सिस्टम दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से दैट द मोमेंटम फॉर दिस ऑब्जेक्ट 1 वी कैन टेक इट टू बी द एस्ट्रोनॉट प्लस द मोमेंटम फॉर द सैटेलाइट दिस विल बी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। कंजर्व का मतलब यही होता है कि मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट। बट अगर मैं इसको सिस्टम लेके चलूं
केवल एस्ट्रोनॉट को सिस्टम लेके चलूं, तो इस केस में जो सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट के ऊपर फोर्स लगा रही है, दिस विल एक्ट एज एक्सटर्नल फोर्स, एंड इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल्स टू 0 नहीं है, एंड वो 0 नहीं है, इसलिए यहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है फॉर द एस्ट्रोनॉट। तो आई होप आई एम क्लियर कि आपको सिस्टम पहले डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू सी कि जो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस हमेशा 0 ही होती हैं, कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सिस्टम पे 0 है कि नहीं। अगर वो 0 है तब हम ये चीज लिख सकते हैं। So with this question, with this example, with this practical example, we're going to end this video. And इसी के साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, एंड देन विल स्टार्ट विद इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।